गुड इवनिंग, वेलकम टू स्कूल लर्निंग। अब हम पार्ट 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। अध्याय 3 भूमंडलीकृत विश्व का बनना। जैसा कि कल हमने डिस्कस किया था पार्ट 2 के बारे में, आज हम पार्ट 3 के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि 19वीं शताब्दी है। उसमें 1815 से लेके 1914 तक का इतिहास जानने को हमें मिलेगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं। 19वीं सदी में दुनिया तेज़ी से बदलने लगी थी। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी कारकों ने पूरे के पूरे समाजों की काया पलट कर दी और विदेशी संबंधों को नए ढर्रे में ढाल दिया। अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में 3 तरह की गतियों या प्रवाहों का उल्लेख किया है, जिसमें पहला प्रवाह व्यापार का होता है, जो 19वीं सदी में मुख्य रूप से वस्तु जैसे कि कपड़ा या गेहूं आदि के व्यापार तक ही सीमित था। दूसरा श्रम प्रवाह होता है, इसमें लोग काम या रोजगार की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। तीसरा प्रवाह पूंजी का होता था, जिसे अल्प या दीर्घ अवधि के लिए दूर दराज के इलाकों में निवेश करने के लिए दिया जाता था। चलिए अब इस लाइन को समझते हुए चलते हैं कि इसके अंतर्गत क्या कहा जा रहा है। जैसा कि इसमें दिया गया है कि 19वीं सदी में दुनिया तेज़ी से बदलने लगी थी, जिसका अर्थ यह है कि 19वीं सदी तक आते आते समस्त दुनिया में बदलाव आने लगा था। आर्थिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर और सांस्कृतिक स्तर पर और तकनीकी स्तर पर भी, जिसने पूरे समाज की काया पलट कर दी थी। कहने का अर्थ है कि यह जितने भी बदलाव हुए होंगे उससे हमें कुछ फ़ायदा भी हुआ होगा, कुछ नुकसान भी हुआ होगा, जिसके बारे में आगे कहा गया है कि अर्थशास्त्रियों ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में 3 तरह की गति और प्रभावों का उल्लेख किया है। मतलब इसमें जो बदलाव हुआ वो 3 तरीके से हुआ। जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें 3 तरीके का प्रभाव बताया गया है, जिसमें कि पहला है व्यापार का, जो कि 19वीं सदी में मुख्य रूप से था। इसमें व्यापार हम जानते ही हैं कि क्या क्या आ जाता है, जैसे कि कपड़ा, गेहूँ आदि व्यापार तक ही सीमित था। और दूसरा प्रभाव जो था वो श्रम था। दूसरा प्रभाव क्या दिया गया है इसके अंतर्गत? श्रम था, जिसमें कि लोग काम या रोजगार की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। और तीसरा प्रभाव पूंजी यानी कि पैसा था, जो कि अल्प अवधि के लिए या दीर्घ अवधि के लिए दूर दराज के इलाकों के लिए निवेश किया जाता था। ये तीनों प्रवाह थे जो पूरी तरीके से दुनिया में बदले जा रहे थे। जैसे कि सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, ये सारे क्षेत्रों में इन तीनों प्रभाव से दुनिया का पूरा कायापलट हो चुका था। ये तीनों तरह के प्रभाव एक दूसरे से जुड़े हुए थे और लोगों के जीवन को प्रभावित करते थे। हम भी ये जानते हैं कि अगर मनुष्य का जीवन है तो वो किसी न किसी तरीके से प्रभावित होता है। ये किसी भी व्यक्ति के जीवन में ये तीनों प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। जैसे कि व्यापार, क्योंकि आदमी को अपनी जीविका चलाने के लिए व्यापार करना ही होता है, क्योंकि उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कपड़ा और खाना और रहने के लिए घर। इन तीनों चीज़ों के लिए उसे श्रम करना पड़ेगा। उसके अलावा अगर हमें श्रम करना है तो इससे हमें पूंजी आएगी। अब हम जानते हैं कि बिना पूंजी के तो कोई भी चीज़ खरीदी नहीं जा सकती है। इसीलिए इन तीनों प्रभाव के बारे में यहाँ दर्शाया भी गया है कि ये 3 तरह के प्रभाव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं परस्पर और लोगों के जीवन को प्रभावित करते। कभी कभी इन कारकों के बीच मौजूद संबंध भी टूट जाते हैं। उदाहरण के लिए वस्तुओं या पूंजों की आवाजाही के मुकाबले श्रमिकों की आवाजाही पर ज़्यादा शर्तें और बंदिशें लगाई जाती हैं। फिर भी यदि हम इन तीनों प्रवाहों का एक साथ अध्ययन करें तो 19वीं सदी की विश्व अर्थव्यवस्था को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। अब हमें 19वीं सदी में जितने भी बदलाव हुए उन सबको जानने के लिए हमें इन तीनों तरह के प्रभावों को जानना आवश्यक होगा। तो चलिए हम इसको एक बार फिर से अच्छे तरीके से डिटेल करके समझते हैं कि इन तीनों तरीके से प्रभाव में क्या है कि मनुष्य में ये तीनों चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। अगर हमें हमारे मनुष्य जीवन को आगे बढ़ाना है तो हमें किसी न किसी तरीके का श्रम करना ही पड़ेगा अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। श्रम अगर हम करते हैं तो उससे हमें क्या होगा, उससे हमें पूंजी आएगी। अब अगर ये दोनों हमें चाहिए कि हमें श्रम भी चाहिए और हमें पैसा भी चाहिए, तो इसके लिए हमें किसी भी तरीके का काम या व्यापार ढूंढना पड़ेगा। तो हम ये अच्छे से समझ सकते हैं कि मनुष्य के जीवन को चलाने के लिए ये तीनों चीज़ें आवश्यक है। इसी तीनों से हम पूरी दुनिया में, विश्व में जो काया पलट हुई 19वीं शताब्दी में, इसे हम अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हुए चलते हैं। जैसा कि इसमें दिखाया गया है कि विश्व अर्थव्यवस्था का उदय, इसको आगे पढ़ेंगे और समझते हुए चलेंगे। जैसे कि इस विषय को समझने के लिए सबसे पहले औद्योगिक यूरोप में खाद्य उत्पादन और उपभोग के बदले रुझानों पर विचार करें तो बेहतर होगा। सामान्य रूप से सभी देश भोजन के मामले में आत्मनिर्भर होने का प्रयास करते हैं, लेकिन 19वीं सदी के ब्रिटेन की बात अलग थी। अगर उस समय ब्रिटेन खाद्य आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चलता तो वहाँ के लोगों का जीवन स्तर
गिर जाता और सामाजिक तनाव फैलता। आइए देखें कि इस आशंका के पीछे कारण क्या है। अब जैसा कि यहाँ पे दिया गया है कि अर्थव्यवस्था के उदय में यहाँ पे एक ब्रिटेन की छोटी सी स्टोरी दी हुई है। जैसे कि अगर कोई भी देश है तो उसे चलाने के लिए हमें सब कुछ को देखना पड़ता है, आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था। लेकिन यहाँ पे दिया गया है कि जैसे कि हमारी सबसे पहली आवश्यकता भोजन होती है, तो इसके अंतर्गत कहा जा रहा है कि उस समय ऐसी क्या बात थी कि इंग्लैंड ने अपनी भोजन पर आत्मनिर्भर होने का प्रयास किए, लेकिन और क्या उनके साथ अलग हो गया था जिसके पीछे जो है सामाजिक तनाव फैल गया और ब्रिटेन में खाद्य आत्मनिर्भरता जो है वो गिरते चली गई। चलिए इसके कारण को आगे समझते हैं और आगे की पैराग्राफ को पढ़ते हुए समझते हैं धीरे धीरे। 18वीं सदी के आखिरी दशकों में ब्रिटेन की आबादी तेज़ी से बढ़ने लगी। नतीजा, देश में भोजन की भी मांग बढ़ी। जैसे जैसे शहर फैले और उद्योग बढ़ने लगे, कृषि उत्पादनों की मांग भी बढ़ने लगी। कृषि उत्पादन महंगे होने लगे। दूसरी तरफ बड़े भूस्वामियों के दबाव में सरकार ने मक्का के आयात पर भी पाबंदी लगा दी। जिन कानूनों के सहारे सरकार ने यह पाबंदी लागू की थी उन्हें कॉर्न लॉ कहा जाता था। उसके बाद खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमतों से परेशान उद्योगपतियों और शहरी बंदिशों ने सरकार को मजबूर कर दिया और वह कॉर्न लॉ को फ़ौरन समाप्त कर दे। अब यहाँ पे 18वीं सदी के दशक में ब्रिटेन की आबादी अचानक तेज़ी से बढ़ने लगी। अगर सरकार के पास कोई प्लान होता है तो वो पूरे देश को देखते हुए चलती है कि कितनी आबादी है और हम भविष्य के लिए कितना खाद्यान्न रखेंगे और अभी वर्तमान के लिए कितना खाद्यान्न रखेंगे, ये सब निर्भर होता है सरकार के प्लानिंग पे। तो उस समय एकाएक जनसंख्या इंग्लैंड की बढ़ने लगी थी और जो भी खाद्यान्न थे वो उतने नहीं थे कि आगे जितनी भी जनसंख्या बढ़ रही है वो उसकी पूर्ति कर सके। इसलिए उस समय स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी इंग्लैंड में जनसंख्या वृद्धि के कारण। क्योंकि मान लीजिए कि हम इसे एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं। मान लीजिए कि ये एक ही रोटी है और उसको हम 4 भाग में बांट देते हैं क्योंकि अभी कुछ जनसंख्या कम है, और जब धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ेगी तो इसी रोटी में से हमें बंटवारा करना पड़ेगा। तो इसका ही छोटा छोटा भाग लोगों को दिया जाना है। तो अगर हम पहले से प्लानिंग नहीं करेंगे तो इसी रोटी के टुकड़े में से सबको बांटा जाना है। इसीलिए जनसंख्या वृद्धि होती चली गई उस समय और अन्न जो है वो कम होता चला गया, जिस कारण इंग्लैंड में अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई। और जो भी सरकार ने वहाँ पर नियम और कानून लगाया था, एक लॉ भी पारित किया गया था जिसे कॉर्न लॉ कहा जाता था, जिसका अर्थ था कि कॉर्न लॉ के कारण सरकार जो है अन्न को बचाने के लिए जितने भी अन्न हैं उनको ऊंचे दामों पर बेचे। अब वहाँ की जनता तो पहले से ही त्रस्त थी और भूखमरी की स्थिति पैदा नहीं हो, इसलिए उन्होंने इस कॉर्न लॉ का विरोध करना शुरू कर दिया। कॉर्न लॉ के निरस्त हो जाने के बाद बहुत कम कीमत पर खाद्य पदार्थों का आयात किया जाने लगा। आयातित खाद्य पदार्थों की लागत ब्रिटेन में पैदा होने वाले खाद्य पदार्थों से भी कम थी। फलस्वरूप ब्रिटिश किसानों की हालत बिगड़ने लगी क्योंकि वे आयातित माल की कीमत का मुकाबला नहीं कर सके। विशाल भूभागों पर खेती बंद हो गई। हजारों लोग बेरोजगार हो गए और गांव से उजड़ गए। वे तो सारा शहरों में या दूसरे देशों में जाने लगे। अब जब कॉर्न लॉ निरस्त हो गया, जब नागरिक मांग करने लगी कि कॉर्न लॉ को हटाया जाए, तो देश में काफ़ी ज़्यादा जनसंख्या थी। सरकार ने उनकी बातों को सुना और कॉर्न लॉ को निरस्त कर दिया, जिस कारण ब्रिटेन में स्थिति काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गई। जो भी किसान अपने अन्न बेच रहे थे वो बहुत ही कम दामों पर उनको बेचना पड़ा, जिस कारण स्थिति वहाँ की अच्छी नहीं रह गई। इसके विशाल भूभागों पर किसानों ने खेती करना बंद कर दिया। हजारों लोग बेरोजगार हो गए। गांव भी बहुत सारे उजड़ गए और शहरों में या दूसरों देशों में लोग जाने लगे। इसके आगे है, जब खाद्य पदार्थों की कीमतों में गिरावट आई तो ब्रिटेन में उपभोग का स्तर बढ़ गया। 19वीं शताब्दी के मध्य से ब्रिटेन की औद्योगिक प्रगति काफ़ी तेज रही, जिससे लोगों की आय में वृद्धि हुई। इससे लोगों की ज़रूरतें बढ़ी। खाद्य पदार्थों का और भी ज़्यादा मात्रा में आयात होने लगा। पूर्वी यूरोप, रूस, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, दुनिया के हर हिस्सों में ब्रिटेन का पेट भरने के लिए ज़मीनों को साफ करके खेती की जाने लगी। इस समय जब यहाँ पे खाद्य पदार्थों में गिरावट आ गई तो ब्रिटेन में उपभोग का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। लोग वस्तु बहुत ज़्यादा कम थी और उपभोग करने वाले बहुत लोग ज़्यादा थे, जिस कारण जो भी जगह बच गया था उसको जंगल को साफ़ किया जाने लगा। जंगल को साफ़ करके यहाँ पे खेती आरंभ कर दी गई, क्योंकि उस समय व्यक्ति की जो ज़रूरतें थी वो केवल पेट भरना और अन्न उपजाना था।
इस वजह से लोगों की ज़रूरतों के कारण और भी ज़्यादा मात्रा में अन्न का जो है आयात बाहर होने लगा। सरकार केवल अपनी ज़रूरतों को ही समझ रही थी, इसलिए वो जितनी भी ज़मीनें थी उन पर खेती करना वे आरंभ करने लगे। पूर्वी यूरोप, रूस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दुनिया के हर हिस्से में ब्रिटेन एक ऐसा माध्यम बन गया जो केवल ब्रिटेन अकेला ऐसा देश हो गया जो कि अन्न उपजाता था और बाकी समस्त यूरोप में जितने भी देश थे उसका पेट भरता था। तो बस इतनी ही ज़रूरतें थी उसको पूरी की जानी थी, जिसके कारण ब्रिटेन की स्थिति कुछ अच्छी नहीं रह गई थी। खेती के लिए ज़मीन को साफ कर देना ही काफ़ी नहीं था। खेती हर इलाकों को बंदरगाहों से जोड़ने के लिए रेलवे की भी ज़रूरत थी। ज़्यादा तादाद में माल ढुलाई के लिए नई गोदियां बनाना और पुरानी गोदियों को फैलाना ज़रूरी था। नई ज़मीनों पर खेती करने के लिए यह आवश्यक था कि दूसरे के इलाकों के लिए लोग वहां आकर बसें, यानी नए घर बनाना और नई बस्तियां बसाना भी ज़रूरी था। इन सारे कामों के लिए पूंजी और श्रम की ज़रूरत थी। इसके लिए लंदन जैसे वित्तीय केंद्रों से पूंजी आने लगी। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे इन स्थानों पर मजदूरों की कमी थी, वहाँ लोगों को ले जाकर बसाया जाने लगा, यानी श्रम का प्रवाह होने लगा। अब जब ब्रिटेन में यह स्थिति पैदा हो गई थी कि उसे पूरे यूरोप का पेट पालना था, तो उसके लिए ज़मीन साफ करना आरंभ कर दिया गया। लेकिन केवल ज़मीन साफ कर देने से ही खेती नहीं हो जाती। बंदरगाहों को जोड़ने के लिए वहाँ पर रेलवे की आवश्यकता थी। तो खेती के अलावा और भी ज़मीन उन्हें चाहिए थी जिसमें वो रेलवे की भी व्यवस्था कर सके। और इसके लिए अगर खेती अच्छी करनी हो तो उन्हें नदियाँ भी खोजनी थी, ताकि वो जिस ज़मीन पर खेती करनी है वहाँ पे पानी या अन्य आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। इस कारण जैसे वहाँ लोग नई ज़मीन पर रहते तो उस नई ज़मीन पर रहने वाले किसानों के लिए घरों की भी व्यवस्था करनी थी, अगल बगल में खेत पानी सबकी व्यवस्था करनी थी। तो इन सब को देखते हुए लंदन जैसी शहर को बसाना प्रारंभ किया गया। और उसके बाद अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे जिन स्थानों पर मजदूर की कमी हो गई थी वहाँ पे भी लोगों को ले जाकर बसाया जाने लगा। इसका अर्थ यही था कि केवल ब्रिटेन ही पूरे यूरोप का पेट नहीं पाले, बाकी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप जैसे देशों में भी श्रमिकों की स्थिति और ज़रूरत को समझा जाने लगा, वहाँ पर भी लोगों को बसाया जाने लगा। क्योंकि जो भी भार हो उसको सारे यूरोप के देश जो है वो मिलकर कम कर सके, ताकि सब लोग अगर मिलकर करेंगे तो ज़रूरत के समय हमारे पास सामान भी आवश्यक होंगे और हम उस समय मुसीबतों और समस्याओं से बच भी सकेंगे। उसके बाद आगे की ओर बढ़ते हुए 19वीं सदी में यूरोप के लगभग 5 करोड़ लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाकर बस गए। माना जाता है कि पूरी दुनिया में लगभग 15 करोड़ लोग बेहतर भविष्य की चाह में अपने घर बार छोड़कर दूर दूर के देशों में जाकर काम करने लगे। क्योंकि उस समय ब्रिटेन की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए यूरोप के कुछ देशों में जैसे कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में लगभग 5 करोड़ लोगों ने बसना आरंभ कर दिया, ताकि वे अपनी आजीविका को चला सकें और आने वाले समय में वे अपने धन को अर्जित कर सकें, अपने लिए अन्न बचा सकें। तो इस तरह से 15 करोड़ लोग अपने भविष्य की चाह में अलग अलग जगह दूर दराज में देशों में जाकर बसने लगे। यहाँ पर एक चित्र दिया गया है जिसमें यह समझाया गया है कि उस समय जो ब्रिटेन में स्थिति थी उसको किस तरीके से निपटा गया था। यह अमेरिका के लिए रवाना होते कुछ अप्रवासी, मतलब इसमें इतने लोग दिख रहे हैं कि वे इंग्लैंड से दूसरे देश अमेरिका में प्रस्थान कर रहे हैं। यहाँ पे एक चित्र दिया गया है जहाज का, जिसमें M.W. रिडेले के द्वारा 1869 में यह बनाई गई है। यहाँ पे भी एक चित्र दिया गया है जिस पर जहाज के चढ़ने का इंतज़ार लोग आयरिश प्रवासियों का चित्र दिया है, और मार्कर फीड जेराल्ड 1874 में इन्होंने प्रकाशित किया था। इस चित्र के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि उस समय इंग्लैंड की स्थिति क्या रही होगी कॉर्न लॉ को लाने के समय, जिस कारण लोग वहाँ से भाग रहे थे ताकि वो किसी नए जगह पर जाकर, किसी नए स्थान पर जाकर फिर से खेती कर सके और अपनी आजीविका को चला सके। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हुए चलते हैं। 1890 ईस्वी में एक वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था सामने आ चुकी थी। इस घटनाक्रम के साथ ही श्रम विस्थापन, रुझान, पूंजी प्रवाह, परिस्थिति और तकनीकी में गहरे बदलाव आ चुके थे। अब भोजन किसी आसपास के गांव या कस्बों से नहीं बल्कि हजारों मील दूर से आने लगा था। अब अपने खेतों पर खुद काम करने वाले किसान ही खाद्य पदार्थ पैदा नहीं कर रहे थे। अब यह ऐसे औद्योगिक मजदूर करने लगे थे जो संभवतः
जो संभवतः हाल में ही वहां आए थे और खेतों में काम कर रहे थे, जहां एक महज पीढ़ी से पहले संभवतः ठेठ जंगल रहे होंगे। खाद्य पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए रेलवे का इस्तेमाल किया जाता था। रेल का नेटवर्क इस काम के लिए बिछाया गया और पानी के जहाज़ों ने इस दूसरे देशों में पहुंचाया जाता। इन जहाज़ों पर दक्षिण यूरोप, एशिया, अफ्रीका और कैरिबियाई द्वीप समूह के मजदूरों से बहुत कम वेतन पर काम कराया जाता था। उस समय जब यूरोप में ऐसी स्थिति पैदा हुई कि लोग भोजन के लिए तरस गए, स्थिति बहुत गंभीर हो गई, तो लोग अलग अलग जाकर बसने लगे। यहाँ पे 1890 ईस्वी तक आते आते लोग यूरोप के हर कोने में श्रमिक अब आसानी से बस चुके थे। वे अपनी अपनी खेती वगैरह करने लगे थे, जंगलों को साफ करने लगे थे, वहाँ पे अन्न उपजाने लगे थे। अब भारी मात्रा में यूरोप में अलग अलग देशों में अन्न उपजाया जा रहा था, किसी भी तरीके की कमी नहीं थी, क्योंकि जो भी अन्न उपजाए गए थे उनको ले जाने और लाने का साधन रेलवे के माध्यम से पहुंचाया जा रहा था। तो लोगों ने अपनी समस्याओं पर विचार करके अलग अलग देशों में जाकर श्रमिक बस गए और अपनी इस समस्या से उन्होंने अपना एक नया रास्ता निकाल लिया। अब मजदूरों को कम वेतन पर भी खटाया जाता था ताकि वे काम कर सके और उन्हें भविष्य में कभी अन्न की कमी नहीं महसूस हो सके। यहाँ कुछ दिया गया है जिसमें फ्लो चार्ट के माध्यम से बताया जाना है कि ब्रिटेन के खाद्य पदार्थों के आयात का निर्णय लिया गया। उसके कारण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की ओर पलायन करने वाले की संख्या क्यों बढ़ने लगी थी। इसका एक कारण यही है कि उस समय इंग्लैंड में जब कॉर्न लॉ स्थापित किया गया था तो दाम जो भी अन्न के थे वो सस्ते दामों पर बेचे जा रहे थे, जिस कारण एक तो किसानों को लॉस होता जा रहा था और उसके साथ ही साथ भविष्य में कोई योजना नहीं रह गई थी। तो वहाँ से जितने भी श्रमिक थे वे सारे के सारे अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की ओर प्रस्थान करने लगे, क्योंकि वे समझते थे कि अगर हम अलग अलग जगहों पर रहेंगे, हमें नया स्थान मिलेगा तो हम वहाँ अपनी आजीविका चला सकेंगे, अपनी खेती कर सकेंगे, हमें दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इस कारण बहुत सारे जितने भी श्रमिक थे उन्होंने पूंजी, व्यापार और भोजन की आवश्यकता को समझते हुए यहाँ से ऑस्ट्रिया और अमेरिका की ओर पलायन किया। अब हम समझते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। इसके आगे एक और गतिविधि दी गई है, इस पर चर्चा करते हैं कि कल्पना कीजिए कि आप आयरलैंड से अमेरिका में एक खेत मजदूर है। इसके बारे में एक पैराग्राफ खींचिए और अपने यहाँ आने का फैसला क्यों किया, कि आप अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए क्या करते हैं। यहाँ पे एज अ स्टूडेंट आपको खुद सोचना चाहिए कि हम अगर इंग्लैंड में होते और उस समय कॉर्न लॉ पारित हुआ था, जिस कारण हमें सस्ते दामों पर अपने अन्न को बेचना पड़ रहा था और अपने लिए कुछ बच भी नहीं रहा था। इस स्थिति में हम अपने लिए और अपने परिवार के लोगों के लिए सोचने के लिए मजबूर हैं कि अगर हम दूसरे देश में जाएं, वहाँ खेती करें, तो हम जो ब्रिटेन में लॉ बनाया गया था उससे बच सकते हैं और भविष्य के लिए अपनी पूंजी बचा सकते हैं और हमें कोई रोकने वाला नहीं होगा। ये सब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें मजबूर करती है कि हम इंग्लैंड में ना रुककर दूसरे देशों की ओर पलायन करें। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। बहुत छोटे पैमाने पर ही सही, लेकिन इस तरह के नाटकीय बदलाव हमें अपने पंजाब में देखने को मिलते हैं। तो नाटक का माध्यम यह होता है कि अगर हम नाटक को किसी तरीके से प्रस्तुत करते हैं तो वो चीज़ें हमें ज़्यादा समझ में आती है, क्योंकि देखकर और सुनकर हमारे दिमाग में चीज़ें लंबे समय तक जारी रखती हैं। यदि ब्रिटिश भारतीय सरकार ने अर्ध रेगिस्तानी पड़ती ज़मीनों को उपजाऊ बनाने के लिए नहरों का जाल बिछा दिया ताकि निर्यात के लिए गेहूं और कपास की खेती की जा सके, तो नई नहरों की सिंचाई वाले इलाकों में पंजाब के अन्य स्थानों के लोगों को लाकर बसाया गया। उनकी बस्तियों को कैनाल कॉलोनी कहा जाता है। भोजन तो सिर्फ एक उदाहरण मात्र है, कुछ ऐसी ही कहानी कपास की भी रही, जिसकी दुनिया भर में बड़े पैमाने पर खेती की जाने लगी ताकि ब्रिटिश कपड़ा मिलों की मांगों को पूरा किया सके। रबर की कहानी भी इससे अलग नहीं है। विभिन्न चीज़ों के उत्पादन के विभिन्न इलाकों में इतनी महारत हासिल कर चुकी थी कि 1820 से 1914 के बीच केवल व्यापार में 25 करोड़ से 40 गुना वृद्धि हो चुकी थी। इस व्यापार में लगभग 60% हिस्सा प्राथमिक उत्पादन यानी कि गेहूं और कपास जैसे कृषि उत्पादन तथा कोयले जैसे खनिज पदार्थों को भी था। चलिए अब हम इसको समझने का प्रयास करेंगे कि केवल पूरे विश्व में 18वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक केवल एक कॉर्न लॉ के बारे में ही नहीं हमें जानने को मिला। जिस युग में हम गए हमें अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीज़ों को जानने को मिला। जैसे कि यहाँ पे कहा गया एक कैनाल कॉलोनी के बारे में, जिसे नहर बस्ती कहा जाता था। ये नई नहरों की सिंचाई वाले इलाकों में पंजाब के अन्य स्थानों में लोगों को लाकर बसाया गया था, इसलिए इसे नहर बस्ती कहा
जाता है, जैसे कि कॉर्न लॉ था। उसी तरीके से यहाँ पर एक और चर्चा दी गई है कि केवल कॉर्न लॉ या फिर नहर बस्ती की ही कहानी नहीं, इसके अलावा गेहूँ और कपास की भी बहुत सारी कहानियाँ हैं जो कि अपने समय में किस तरीके से यह विकास हुई। और इसको विकसित करते हुए हम देख सकते हैं कि इसमें जो विकसित दर दिया गया है वो 1820 से 1914 के बीच में 25 करोड़ से 40 गुना वृद्धि। हम इस आंकड़े से ही समझ सकते हैं कि उस समय कितनी ज़्यादा वृद्धि हुई होगी। इसमें सिर्फ एक हिस्सा केवल कॉर्न लॉ ही नहीं बल्कि गेहूं और कपास भी है, और बहुत सारे प्राथमिक उद्योग भी हैं जैसे कि कोयला और खनिज पदार्थ इत्यादि। अब लास्ट में मैं यही बोलना चाहूँगी कि इस वीडियो का यह पार्ट 3 था। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। अब अगले हम पार्ट 4 के वीडियो में देखेंगे।